आपने देखा कि महादेव को उन्होंने मैसूर में भेजा, सोन और उत्तरा को स्वर्ण भूमि में भेजा, मज्झंतिक को काशी और कंधार भेजा और महाधर्मरक्षित को महाराष्ट्र भेजा। इन जगहों के अलावा भी बहुत सारे धर्म प्रचारक जगह जगह गए और अशोक ने जिस धम्म का प्रतिपादन किया था उसके प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे अधिकारी राज्य देश के अंतर्गत और विदेशों में भी भेजे गए, जिससे कि धम्म का प्रचार प्रसार हो सके। तो सबसे पहले लंका, जहां की महेंद्र और संघमित्रा को भेजा गया, मैसूर जहां की महादेव को भेजा गया, स्वर्ण भूमि में सोन और उत्तरा को भेजा गया, काशी और कंधार में मज्झंती को भेजा गया और महाराष्ट्र में महाधर्मरक्षित को भेजा गया। तो हमने देखा कि इस धम्म, अशोक ने जिस धम्म का प्रतिपादन किया उसके प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने बहुत सारे धर्म प्रचारकों को, यहाँ तक कि अपने पुत्र और पुत्रियों को भी देश के साथ साथ विदेशों में भेजा, जिससे कि धम्म का प्रचार प्रसार हो सके। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने देखा कि धम्म, अशोक के धम्म का क्या व्यावहारिक पहलू था, क्या निषेधात्मक पहलू था, क्या उसका नेचर था और किस प्रकार उन्होंने अन्य मार्गों का अनुसरण करने के लिए कहा है, जिससे कि धार्मिक सहिष्णुता बरकरार रहे, धर्म के मामले में कोई भी विरोधाभास नहीं हो, समाज का कल्याण हो, मानव जाति का कल्याण हो, राज्य में रहने वाले सभी जीवों का कल्याण हो। इसको दृष्टिकोण में रखते हुए उन्होंने अपने धम्म की घोषणा की। और हम इसमें जब देखते हैं, पूरा डिटेल में देखते हैं, इतिहासकारों के बीच में उपजे हुए मतभेदों को देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम खुद से विश्लेषण करते हैं, हम और आप जब विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि किसी एक धर्म से अशोक का धम्म रिलेटेड नहीं था। ना हम इसे ब्राह्मण धर्म से रिलेटेड कर सकते हैं, ना इसे हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड कर सकते हैं, ना इसे हम राज धर्म से रिलेटेड कर सकते हैं, ना हम इसे सार्वभौम से कह सकते हैं। लेकिन अगर सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो अशोक के द्वारा जो धम्म का प्रतिपादन किया गया था वो समस्त प्राणी जगत के कल्याण के लिए था। उन्होंने ऐसा प्रयास किया, अशोक ने एक शक्तिशाली शासक होते हुए भी उन्होंने ऐसा प्रयास किया कि लोगों को, जीवों को किसी प्रकार भी कोई कष्ट नहीं हो, क्योंकि उन्होंने व्यावहारिक पहलू में दिया है, पहला ही है अनारंभ भू प्राणानाम अभिहिंसा भूतानाम। इस दो पॉइंट को अगर हम देखें तो ये अशोक खुद न खुद आ जाता है कि इसका धर्म जो है वो सभी धर्मों से अच्छी बातों को लिया गया था। तो अनारंभ भू प्राणानाम यानी कि किसी भी प्राणवान जंतुओं की हत्या नहीं करनी है, और अभिहिंसा भूतानाम यानी कि किसी भी जीवों को कष्ट नहीं पहुंचाना है। तो इस जब दो पॉइंट को ही हम अगर डील करें तो हमें स्पष्ट हो जाता है कि अशोक के धम्म का जो स्ट्रक्चर था वो कितना बृहद था, कितना विशद था, और उसका दृष्टिकोण कितना दूरदर्शी था, कितना दूरदृष्टा शासक था वो, जो कि अपने शासन में चाहता था कि उसका समाज, उसका राज्य एक कल्याणकारी राज्य रहे और किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। अशोक ने खुद अपने 12वें शिलालेख में कहा है कि मेरा जो ये धम्म है वो अन्य पंथ से भिन्न है, किसी पंथ का अनुसरण नहीं कर रहा है ये, बल्कि जो सभी पंथों से अच्छी अच्छी बातों को लेकर के मैंने समाहित किया है और अपने धम्म का मैंने प्रतिपादन किया है। यह एक आचरण संहिता है कि हमें किस प्रकार का आचरण करना है अपने प्रति, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने परिवेश में, अपने राज्य में किस प्रकार का आचरण करना है, उससे रिलेटेड है ये धम्म। और ये कर्तव्यों का संग्रह है कि हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, हम क्या हैं, हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, हमारे प्रति क्या कर्तव्य है हमारा, हमारे परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है हमारा, हमारे समाज के प्रति क्या कर्तव्य है हमारा, हमारे देश के प्रति क्या कर्तव्य है हमारा। तो ये सिखाता है हमें धम्म कि ये हमें किसके प्रति क्या कर्तव्य करना है। तो ये आचरण संहिता के रूप में है, कर्तव्य का संग्रह कर्तव्यों का और सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में यह मददगार साबित होता है। तो जिस प्रकार अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की घोषणा की थी, तो तात्कालिक समस्याएं उस समय में
जो राज्यगत समस्या थी, साम्राज्यिक लिप्सा के अंतर्गत जो समस्या उत्पन्न हुई थी, तात्कालिक समस्या और विरोध का जो प्रतिरूप था, उसको समाधान करने के लिए, उसका समाधान करने के लिए अशोक ने अपने धम्म को प्रतिपादित किया था। तो हम देखते हैं कि ये जो अशोक का धम्म है वो एक आचरण संहिता है, वो कर्तव्यों का संग्रह है, सामाजिक दायित्वों के निर्वहन करने के लिए एक गाइडलाइन है और तत्कालीन समस्याओं और विरोध का समाधान करने के लिए मार्गदर्शिका है। तो अंत में हम यही कह सकते हैं कि अशोक का जो धम्म था वो जियो और जीने दो के कंसेप्ट पर था। इन्होंने जियो और जीने दो के आदर्श से प्रभावित होकर के कि आप अपने भी जिए और दूसरे को भी जीने दें। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज देखा कि अशोक का जो धम्म था, द धम्म ऑफ अशोक, इसको हमने कोशिश किया है, ट्राई किया है कि संक्षेप में आपको कुछ इसके विषय में बता सकूं कि आखिर ये अशोक का धम्म क्या था। तो जब इसको आप देखेंगे, विश्लेषित करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि अशोक का धम्म एक आचरण से संबंधित आचार संहिता था, कर्तव्यों का संग्रह था और जियो और जीने दो के आदर्श से प्रेरित था। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने प्रयास किया है कि आपको अशोक के धम्म के विषय में संक्षिप्त जानकारी दे सकूं और मैं कोशिश करूंगा कि आगे भी आपको जिस तरह का किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उसे सॉर्ट आउट कर सकूं। तो आपको इन पॉइंट पर ध्यान देना है, सिंसियर होकर के हर एक पॉइंट को, ईच एंड एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो हर एक पॉइंट को सिंसियरली आपको फॉलो करना है और देखना है कि किस प्रकार से धम्म ऑफ अशोका को आप डील करेंगे। तो फाइनली मैं यही कहना चाहूंगा आपको कि आप हर एक पॉइंट को कॉन्फिडेंटली इसको देखें कि कहां क्या है और अपने से भी उसको मनन करने की कोशिश करें कि आखिर अशोक का धम्म क्या था और उसके विषय में तब आपको अपने आप से जब इस पॉइंट को डील करेंगे तो आपको जानकारी होगी कि अशोक का धम्म क्या था। तो मैं अंत में आपको यही कहना चाहूंगा कि आप सिंसियर होकर के इन सभी पॉइंट को ध्यान दें और मेरा अंत में यही कहना है कि woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. Thanks.